Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Limitation Act. In the last previous class of Limitation Act, we have already discussed Section 23 that is relating to suits for compensation for acts not actionable without special damages. और 24 डिस्कस किया था ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में. आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 4 स्टार्ट हो रहा है हमारा और एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन के द्वारा आपकी ओनरशिप कैसे आप एक्वायर करते हो, कैसे कोर्ट में डिक्लेयर करवाते हो, वो चीज इसमें बताई गई है आपको. आज हम इसके बारे में समझेंगे क्या कुछ कहना चाह रहा है. एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट्स बाय प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है. सबसे पहले तो हमें समझना है ईजमेंट क्या होता है. ईजमेंट की डेफिनेशन कहाँ दी. पहले ईजमेंट वर्ड को हम समझते हैं, फिर हम इसे देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन के साथ ईजमेंट किसे बोला जाता है. अगर हम बात करें ईजमेंट की तो ईजमेंट के लिए हमारे सेक्शन 2F जो लिमिटेशन एक्ट है वो बात करता है ईजमेंट की. आपके पास बेयर एक्ट है, अब बेयर एक्ट निकाल लीजिए. उसमें 2F जो है लिमिटेशन एक्ट का उसको निकालिए. वो क्या कह रहा है देखिए, बिना बेयर एक्ट के आप नहीं समझ पाएंगे. वो ये कह रहा है कि ईजमेंट के अंदर इंक्लूड्स वर्ड यूज हुआ है. ईजमेंट इंक्लूड्स बोला है. उसमें इंक्लूड्स का मतलब है इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है. ये कोई लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज को आप ईजमेंट कहेंगे. कौन कौन से राइट्स अराइड हो जाएंगे इसमें. कहता है कि इंक्लूड्स राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट. अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कि पहला तो कह रहा है कि जो राइट आप कॉन्ट्रैक्ट से आपको मिल रहा है वो राइट इसमें नहीं आएगा. by which one person is entitled to remove and appropriate for his own profit any part of soil belonging to another or anything growing. कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति कौन सा राइट कौन सा होगा. ईजमेंट का राइट कौन सा माना जाएगा कि प्रॉपर्टी belong to other. किसी दूसरे की प्रॉपर्टी है but the person used it for benefit. The person use it for his benefit. कोई दूसरे की प्रॉपर्टी है, वो अपने बेनिफिट के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है. ठीक है. और कह रहा है कि एनी पार्ट ऑफ द सोइल बिलोंगिंग टू अनदर और एनीथिंग ग्रोइंग इन या अटैच्ड या सबसिस्टिंग अपॉन द लैंड ऑफ अनदर. या मान लो वो कोई कुछ भी किसी की प्रॉपर्टी पे ग्रोइंग कर रहा है, कुछ भी फसल उगा रहा है या कुछ ऐसा सिस्टम कर रहा है या कुछ अटैच कर दिया जिसने किसी की प्रॉपर्टी से अपना कोई राइट, कोई पिलर वगैरह वहां पर लगा दिया जिसकी वजह से उसको खुद को कोई बेनिफिट मिल रहा है. या सबसिस्टिंग अपन जिस पर उसका खुद की कोई कुछ सबसिस्ट कर रहा है. सबसिस्ट का मतलब है कि खुद का कोई पार्ट जो है वो वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है द लैंड ऑफ अदर, दूसरे की. तो क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लीजिए ये 2 प्लॉट है. मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था. ये प्लॉट है, यहाँ पर तो कमरे बने हुए हैं, बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पर बरामदा है, यहाँ पर एक गेट है और इसके ऊपर ना, इस गेट के ऊपर यहाँ कुछ फाइबर वगैरह लगाई हुई है. उसके लिए एक पिलर बनाया है. यहाँ पर एक पिलर है साथ वाले प्लॉट में जो किसी और का है. ये मकान ए का है, ये बी का है. और ये पिलर जो है इस पर इसने पिलर लगा के अपने इस मकान पर फाइबर लगा रखा है. और किसी प्रकार का ये जो क्या है, एक ईजमेंट्री राइट है. या मान लो इस व्यक्ति ने यहाँ पर अपनी कोई विंडो वगैरह लगा रखी है जहां से लाइट और एयर वगैरह आती रहती है, तो ये क्या उसका ईजमेंट्री राइट है. या मान लीजिए किसी की कोई लैंड है, ठीक है, ये किसी एक व्यक्ति का खेत है, ए का, ये खेत है बी का, यहाँ रोड है. इस ए के खेत का कोई रास्ता नहीं है. ये क्या करता है, बी के खेत में से ऐसे करके इसने एक रास्ता बना रखा है. ये जो रास्ता है ये क्या है, ईजमेंट्री उसका राइट है. अब ये सेक्शन बात कर रहा है ईजमेंट्स बाय प्रिस्क्रिप्शन. अभी प्रिस्क्रिप्शन क्या चीज होगी इससे पहले हम समझते हैं. ईजमेंट में आगे 2 इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है. द फर्स्ट इज डोमिनेंट हेरिटेज और सेकंड इज सर्विएंट हेरिटेज. डोमिनेंट ओनर या सर्विएंट ओनर भी आप कह सकते हो. जैसे मैं बात करती हूँ डोमिनेंट ओनर कौन होगा. एक होता है डोमिनेंट ओनर, एक होता है सर्विएंट. सर्विएंट तो वो होगा जिसकी वो प्रॉपर्टी है, जिसके पास क्या है, ओनरशिप है.
वो सर्वियंट है, और जिसके पास ईजमेंट्री राइट है, जिसके पास ईजमेंट्री राइट है वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट ओनर हो जाएगा। अब बात आती है ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन किस चिड़िया का नाम है, वो भी देख लेते हैं। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब हो जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन जो ईजमेंट्री राइट है, ईजमेंट्री जो राइट मैंने आपको समझाया है वो राइट लॉन्ग टाइम तक है, लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से उसके पास वो राइट है, तकरीबन 20 साल है, 25 साल है, 15 साल है, 30 साल है, इस प्रकार से लंबे समय से है। जब लंबे समय से कोई राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन, ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। अब आपको समझ में आ गया, कोई भी राइट है, एयर का है, वाटर का है, कोई भी अदर ईजमेंट्री राइट है, उसमें एक लॉन्ग टाइम भी ऐड हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन बन जाएगा। ये होता है ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। अब हम समझते हैं सेक्शन 25 क्या बात कर रहा है लिमिटेशन एक्ट की। कह रहा है वेयर द एक्सेस एंड यूज ऑफ लाइट और एयर टू, एक्सेस हो रही है और यूज हो रही है लाइट और एयर का, एंड फॉर एनी बिल्डिंग हैव बीन पीसफुली एंजॉयड, एंड से ही है सब कुछ, ये पीसफुली एंजॉयड कर रहा था, देयर विद एज एन ईजमेंट एंड एज ऑफ ए राइट विदाउट इंटरप्शन, बिना किसी रुकावट के, एंड फॉर 20 ईयर्स तक, एंड वेयर एनी वे। पहला पॉइंट ये है कि जहां पर एक्सेस हो रही है, यूज हो रहा है लाइट और एयर का, पहला प्लस में यहाँ पे एंड वर्ड है, और बिल्डिंग पीसफुली एंजॉय होनी चाहिए, विदाउट इंटरप्शन होना चाहिए, 20 ईयर्स तक होना चाहिए, पहले कंडीशन ये। या कह रहे वेयर एनी वे और वाटर कोर्स, जहां मान लो कोई रास्ता है, कोई नाला बह रहा है, और यूज ऑफ एनी वाटर, किसी भी पानी का यूज किया जा रहा है, और एनी अदर ईजमेंट, कोई भी उसके अफर्मेटिव है या नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब वो डोरमेंट है चाहे सर्वियंट है, हैज बीन पीसफुली एंड ओपनली एंजॉयड, यहाँ पर टर्म यूज होती है ओपनली एंजॉयड, by any person claiming title thereto as an easement as a right without interruption 20 years का ये right है। and the right of such access and use of light or air way waterways use of water or other easement shall be absolute। अब उसके वो right absolute बन जाएंगे और indefeasible है, उसको कोई खत्म नहीं कर पाएगा। अब इसको समझते हैं, ये पूरा का पूरा सेक्शन 2 पार्ट्स में बंटा हुआ है। the first part that is described, the first part is described कि वहां पर किसका यूज हो रहा है, फर्स्ट पार्ट का। अगर हम इसको देखें, सेक्शन 25 क्लोज 1 डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स, डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड है? पहला राइट अराइज हो रहा है इसके अंदर, पहले राइट की अगर हम बात करें, द फर्स्ट राइट अराइज दैट इज यूज ऑफ लाइट। यहां पर बात हो रही है एक्सेस हो रहा है या तो, और यूज हो रहा है किसका, ऑफ लाइट का यूज हो रहा है, एयर का हो रहा है, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी की बात हो रही है। और जो सेकंड क्लोज यानी कि सेकंड पार्ट इसका कह रहा है एनी वे और वाटर कोर्स, एनी वे और वाटर कोर्स की बात कर रहा है ये। इसको भी मैं समझाऊंगी क्या होता है वे और वाटर कोर्स। फिर कह रहा है ये आगे होना चाहिए पीसफुली एंजॉयड, ये सारी एसेंशियल्स हैं इसकी, और में नहीं है, ये सारी फुलफिल होनी चाहिए। पीसेबली एंजॉयड होना चाहिए, पीसेबली एंजॉयड होना चाहिए। और इसमें भी बात कर रहा है पीसेबली है, इसमें पीसेबली एंड ओपनली है, इसमें ये थोड़ा सा वर्ड चेंज है इसमें। थर्ड पॉइंट इसमें कह रहा है कि ये राइट जो है एन ईजमेंट राइट होना चाहिए, एंड एज एन ईजमेंट, ईजमेंट राइट होना चाहिए। इसके अंदर आगे बात कर रहे हैं ईजमेंट राइट होना चाहिए। फिर इसकी नेक्स्ट कंडीशन हमारी हो जाएगी विदाउट इंटरप्शन, विदाउट इंटरप्शन। फिर कह रहा है कि 20 ईयर्स तक होना चाहिए, 20 ईयर्स है, या आगे हम पढ़ेंगे क्लोज सेकंड में 30 ईयर्स है। ये पीसफुली एंड ओपनली एंजॉयड हो रहा है, और किस व्यक्ति के द्वारा, बाय एनी पर्सन क्लेमिंग, बाय एनी पर्सन
क्लेमिंग, जो उसमें क्लेम कर रहा है, क्लेमिंग कर रहा है। और ईजमेंट्री राइट होना चाहिए, ये भी कौन सा होना चाहिए, ईजमेंट्री राइट होना चाहिए। काफी लंबे समय से हो गया ना, ईजमेंट्री राइट। फिर बात कर रहा है यहाँ पर 20 और 30 इयर्स की बात हो रही है यहाँ पर। और इसके अंदर भी एक वर्ड यूज होता है विदाउट इंटरप्शन। विदाउट इंटरप्शन होना चाहिए ये। अब सबसे पहले तो इनको हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि क्या चीज है और क्या नहीं है। सबसे पहला हमने यहाँ पर डिस्कशन किया, सबसे पहला तो हमने देखा एक्सेस ऑफ यूज ऑफ लाइट एंड एयर की बात है। लाइट ऑफ एयर को आप किस प्रकार से लेके चलोगे, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जांपल दिया ही था थोड़ी देर पहले, ये मकान है और इस साइड से लाइट्स और एयर आ रही है, इस यहाँ पर विंडो है, यहाँ पर कोई बड़ी बिल्डिंग बना रहा है और ये जो लाइट और एयर जो है ये तकरीबन 20 सालों से ले रहा है वो व्यक्ति। 20 साल में किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। अब ये यहाँ पर टाइटल क्लेम कर रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है कि ये मेरा ईजमेंट्री राइट और ये परमानेंट होना चाहिए। पीसफुली एंजॉयड, पीसेबली एंजॉयड का मतलब क्या होता है, पीसेबली का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने वहां पर पीसफुली जब एंजॉय किया तो किसी प्रकार का आप पर कभी प्रेशर ही नहीं था कि वो आपको वहां से हटाते। किसी ने आपको कभी प्रेशर नहीं दिया कि आप वहां से उसको खाली करो। नो प्रेशर्स, नो फोर्स यूज्ड, नो फोर्स यूज्ड। कितने टाइम तक के लिए, जो 20 साल का टाइम था तब तक। ओपनली का मतलब क्या होता है, ओपनली का मतलब होता है कि सभी को पता था उसके बारे में, ये नहीं कि चोरी छिपे है। ओपनली का मतलब होता है कि जो भी एंजॉयड है वो स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से लेकर 20 इयर्स तक ओपनली था, सभी को पता था, किसी प्रकार का उसमें ये नहीं कि किसी को नॉलेज नहीं थी उस चीज की। फिर एज ऑफ राइट होना चाहिए इसमें। एज ऑफ राइट का मतलब है कि जो क्लेम कर रहा है वो जो लाइसेंस था उसके पास बिना परमिशन से था। एज ऑफ राइट का मतलब है, एज ऑफ ईजमेंट्री राइट दिया ना, ये जो ऑनर है विदाउट ऑनर परमिशन होना चाहिए। ऑनर विदाउट परमिशन, उसका वहां पर लाइसेंस, सॉरी विदाउट परमिशन। अगर मान लो ऑनर ने आपको लाइसेंस दे दिया है या आप रेंट पर रह रहे थे तो वो जो है वो क्या नहीं माना जाएगा, वो आपका ईजमेंट्री राइट नहीं माना जाएगा, बल्कि वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो गया है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हुआ राइट तो ईजमेंट माना ही नहीं जाएगा। जब कोई भी राइट आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से अराइज करते हो तो उसे आप ईजमेंट्री राइट नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से ये राइट जो इसके अंदर बात है। फिर ईजमेंट्री 20 इयर्स तक होना चाहिए। अभी इंटरप्शन जो है नहीं होना चाहिए। विदाउट इंटरप्शन का मतलब क्या है उसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये 20 ईयर का टाइम है, एक व्यक्ति है कोई 1 जनवरी 2000 से कोई व्यक्ति रह रहा है, इस प्रॉपर्टी पर रह रहा है। ठीक है, यहाँ पर मान लो साथ में एक और प्रॉपर्टी है, यहाँ उसका एक का मकान है, यहाँ पर वो कार पार्किंग कर रहा है, कार पार्किंग कर रहा है और इसे कार पार्किंग करते हुए हो गए 20 साल। अगर 20 साल हो गए तो कोई इश्यू नहीं है, 20 इयर्स है, देन राइट जो है यहाँ से सेक्शन 25 अप्लाई हो जाएगा। बट अगर मान लीजिए 1 जनवरी 2018 को भी अगर इसका ओनर है आता है और ये जो राइट है ये इसका इंटरप्ट कर देता है, 2 साल तक वो वहां अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर पाता, तो क्या होगा, जो 18 साल का जो उसका ईजमेंट था वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फ्रेश 20 इयर्स मस्ट बी रिक्वायर्ड। फ्रेश 20 इयर्स जो है अब उसको दोबारा से शुरू करने पड़ेंगे, तब जाके वो उसका ईजमेंट्री राइट जो है वो वहां सेक्शन 25 के तहत वो क्लेम कर सकेगा। ये बात कहना चाह रहा है विदाउट इंटरप्शन की। अब अगर हम बात करते हैं, इसमें हमने ईजमेंट को पढ़ा कि जब ईजमेंट की हम बात कर रहे थे कि किसी की प्रॉपर्टी पर, किसी की मिट्टी पर कोई व्यक्ति कोई एक्ट कर रहा है तो क्या वो ईजमेंट्री राइट में किस तरीके से आएगा। देखो, जब किसी की लैंड है कोई, ये एक लैंड है कोई, इस लैंड पर मान लीजिए कोई किसी ने अपनी फसल पैदा कर दी, ग्रोइंग क्रॉप है, या यहाँ पर पूल है, इसके अंदर क्या है, फिश फार्मिंग हो रही है,
ठीक है, ये लंबे समय तक है, 20 सालों तक, तो फिर ये राइट अराइज हो जाएगा। जब इस प्रकार का कोई राइट होता है ना, उस राइट को कहते हैं जो ऐसे राइट होगा वो उसकी लैंड से वैल्यू उसकी मिलेगी, तो इनको कहा जाएगा प्रॉफिट पेंड्रे। इसे सिर्फ प्रॉफिट पेंड्रे कहा जाएगा, इस पर उसका वो क्लेम नहीं कर सकता। प्रॉफिट पेंड्रे, जहां से वो कोई प्रॉफिट क्लेम कर रहा है वो ईजमेंट्री की कैटेगरी में नहीं आ जाएगा किसी दूसरे की लैंड से। हम उसका ईजमेंट्री राइट जो है, राइट ईजमेंट्री को राइट को अगर आप कहते हो तो सिर्फ एंजॉयमेंट का राइट जो है वो ले सकता है। हाँ, मान लो फिश फार्मिंग कर रहा था कहीं पर दूसरे के वाटर में, तो वो ईजमेंट्री राइट की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन वो प्रॉफिट ले रहा था, अगर उससे किसी और चीज से कोई प्रॉपर्टी से प्रॉफिट ले रहा है तो प्रॉफिट के रिगार्डिंग प्रॉफिट पेंडर आ जाएगा। जैसे किसी की मिट्टी से आपने मिनरल्स निकाल लिए, किसी की मिट्टी से आपने कोयला निकाल लिया, कोई खान है, इस प्रकार का जो राइट है वो ईजमेंट्री राइट की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो एक अलग मैटर हो जाएगा। उसे हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब करेंगे तो उसमें हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो ये है हमारा सेक्शन 25 का क्लोज 1। क्लोज 1 में और इसमें कुछ ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगा नहीं जो मुझे आपको बताना जरूरी है, फिर भी हम एक बार इसे दोबारा से देख लेते हैं। कह रहे हैं कि वो राइट शैल बी एब्सोल्यूट, वो राइट क्या हो जाएंगे, एब्सोल्यूट राइट हो जाएंगे। एब्सोल्यूट राइट हो जाएगा। अभी एब्सोल्यूट राइट कब होंगे ये बात कर रहा है सेक्शन 25 का क्लोज 2। अब मान लीजिए आपका एब्सोल्यूट राइट हो गया, मान लीजिए 1-2000 से लेकर आपका यहाँ पर अगर हम बात करें 1-1-2021 को, ठीक है, 1-1-2021 को पूरे 20 ईयर्स हो जाते हैं। अब इस 20 ईयर्स को होने के बाद आपको अब क्या मिलेंगे, 2 साल का टाइम पीरियड मिलेगा, 2 साल का लिमिटेशन मिलता है। इस 2 साल में आप क्या करोगे, कोर्ट में सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करोगे। सूट फॉर डिक्लेरेशन आप फाइल करोगे कोर्ट में। जब आप सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करोगे, वो कहां पर दिया गया है, सेक्शन 34 SRA आपको सूट फॉर डिक्लेरेशन की बात करता है। डिक्लेरेटरी आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। 2 साल के अंदर जब आप सूट फाइल करोगे, कोर्ट से आपको एक डिक्री मिल जाएगी, डिक्री ऑफ डिक्लेरेशन मिल जाएगा। उसके बाद उसका आपका वहां पर राइट परमानेंट हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा। जो वर्ड यूज किया गया एब्सोल्यूट, ये वही है कि आपका एब्सोल्यूट तब होगा जब आप कोर्ट में जाके उसे डिक्लेयर करवाएंगे। अगर आप कोर्ट में आप डिक्लेयर नहीं करवाएंगे तो आपको वो राइट नहीं मिलेगा। तो क्लोज 2 यही बात कर रहा है सेक्शन 25 की। ईच ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 20 ईयर्स शैल बी टेकन टू बी पीरियड एंडिंग विद 2 ईयर नेक्स्ट बिफोर। 2 ईयर नेक्स्ट बिफोर का मतलब है कि आपके 20 साल कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद आपको 2 ईयर्स का टाइम मिलेगा। उस 2 ईयर्स के टाइम में आपको सूट्स फॉर डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा और उसमें आपको डिक्लेरेटरी डिग्री मिल जाएगी। कह रहा है कि 2 ईयर नेक्स्ट बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट वेयर इन द क्लेम टू विच सच पीरियड रिलेटेड टू कॉन्टेस्टेड। आपको कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा और डिक्लेरेटरी डिग्री आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपका राइट जो है एब्सोल्यूट माना जाएगा। आफ्टर डिक्लेरेटरी डिग्री योर राइट विल बी एब्सोल्यूट और इनडिफिजिबल हो जाएगा। एब्सोल्यूट और इनडिफिजिबल, ठीक है, उसके बिना आपकी कोई भी राइट की वैल्यू नहीं है। थर्ड क्लोज बात कर रहा है यहाँ पर कि जो हमने यहाँ पर 20 ईयर्स की बात की थी ना, जो 20 ईयर्स की हम बात कर रहे थे, यहाँ भी 20 ईयर, यहाँ भी 20 ईयर्स। थर्ड कह रहा है कि मान लीजिए कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में क्या होगा, उस प्रॉपर्टी में आपको मिलेगा 30 years where the property over which a right is claimed subsection 1 belongs to the government, that subsection shall be read as in word 20 years। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग 20 years को आप 30 years पढ़ोगे। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जैसे गांव में जो शामलाती जमीन है, पंचायती जमीन है, उस पर लोगों ने 50-50 सालों से मकान बनाए हुए हैं, तो अब जब तक वो जाके कोर्ट में अपना राइट डिक्लेयर नहीं करवाएंगे तब तक वो गवर्नमेंट की ही प्रॉपर्टी मानी जाएगी और गवर्नमेंट जब चाहे उसको खाली करवा सकती है, वैकेट करवा सकती है। बट अगर मान लो डिक्लेरेटरी डिग्री ले ली है, 30 साल का टाइम पीरियड है गवर्नमेंट के अगेंस्ट और 30 साल के बाद जो है आपका उस पर परमानेंट राइट हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं
हम आगे एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन कह रहा है नथिंग इन एन इंटरप्शन, कोई भी ऐसी रुकावट नहीं मानी जाएगी विद इन द मीनिंग अनलेस वेयर देयर इज एन एक्चुअल डिसकंटिन्यूएंस। एक्चुअल डिसकंटिन्यूएंस होना चाहिए। एक्चुअल डिसकंटिन्यूएंस का मतलब ये है कि आपने ऑब्स्ट्रक्शन किया एक्ट ऑफ सम पर्सन अदर देन द क्लेमेंट, जो क्लेम कर रहा है उस व्यक्ति के अलावा किसी और ने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। And unless such obstruction is submitted to or acquiescence when for 1 year after the claimant has notice thereof and the person making or authorizing the same to be made, कह रहा है जो भी इंटरप्शन है वो 1 साल का अगर उसमें टाइम हो जाता है और इंटरप्शन के 1 साल के अंदर अंदर जो है आप जो है आपको नोटिस मिलेगा और उस नोटिस के साथ आप ऑथराइज हो कि आप जो है अपना क्लेम कर सकते हो, कि आपको वहां से जबरदस्ती निकाल दिया उसके बारे में आप अपना वहां पर कोर्ट में क्लेम कर सकते हो और उसके बाद आपको वो जो राइट है वो आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक्चुअल डिसकंटिन्यूएंस क्या होता है। एक्चुअल डिसकंटिन्यूएंस का मतलब होता है जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए का, उसका ये प्लॉट है, इसमें कोई बी व्यक्ति गाड़ी ये वाला पोर्शन यूज कर रहा है बी, और ये प्लॉट है ए का। ये आके इसको कहता है भाई मेरी ये जगह खाली कर दे, ठीक है कह दिया। कहने के बाद इसको खाली इसने किया नहीं, लेकिन अगर वो कोर्ट में जाके कहता है जी मैंने डिसकंटिन्यू किया था, तो ये एक्चुअल डिसकंटिन्यूएंस नहीं होगा। एक्चुअल डिसकंटिन्यूएंस ये नहीं होने वाला। अब अगर मान लो बी को कहता है तो खाली कर, बी को यहाँ से निकाल ही दिया, तो ये क्या होगा, एक्चुअल डिसकंटिन्यूएंस हो जाएगा। अब हमने इसमें एक लाइन और देखी थी ना कि उसके अंदर 1 ईयर का टाइम दिया हुआ। 1 ईयर का मतलब है कि जब मान लो वो ऑब्स्ट्रक्शन उसका हुआ था 1 ईयर का उसके नोटिस मिला। अगर मान लो 1 ईयर का नोटिस जो है वो क्लेमेंट को होना चाहिए कि हाँ, क्लेमेंट को इस बात की सूचना भी होनी चाहिए कि उसको वहां से खदेड़ दिया गया है जो क्लेम कर रहा है। देयर ऑफ एंड ऑफ मेकिंग द ऑथराइज द सेम टू बी मेड, कह रहा है कि 1 साल तक का टाइम पीरियड होना चाहिए और उसके नोटिस भी जो है वो क्लेमेंट को होना चाहिए। तो 1 साल का टाइम पीरियड हो जाता है उन दोनों के बीच में जो डिसकंटिन्यूएंस हो जाती है, तो उस चीज को माना जाएगा कि वो एक्चुअल डिसकंटिन्यूएंस है, अदरवाइज उसको डिसकंटिन्यूएंस नहीं समझा जाएगा। तो ये तो था हमारा मेन सेक्शन 25। अगर आपको किसी प्रकार का इसमें डाउट हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसकी सबसे पहले सूचना आपको मिल जाए। रिवीजन करते रहिए। कोरोना के इस टाइम में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।